हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 10। इससे पहले इस कहानी के 9 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, मिष्टी अपनी फ्रेंड रूही से मिलने जाती है, जहाँ वो अतुल अग्निहोत्री को देख लेती है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अतुल को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और एक पिलर के पास जाकर जल्दी से छुप जाती है। वहीं अतुल उसे नहीं देख पाता है और वो कैफे के अंदर आ रहा था। अब देखते हैं आगे। माही जो सोफे पर इधर बैठी अपना फोन चला रही थी, तभी डोर बेल बजने की आवाज आती है। माही दरवाजा खोलने के लिए जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है। माही ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि सामने मिष्टी खड़ी थी, जो काफी ज्यादा डर के मारे घबराते हुए बोल रही थी, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। ये सुनकर माही को एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आया और वह हैरानी से उसे देखती रही। और मिष्टी जल्दबाजी के साथ अंदर आई और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और बोली, माही हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो इंसान यहाँ आसपास है। अगर उसे प्रिंस के बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा और वो मेरे पीछे पड़ जाएगा और मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लेगा। माही अभी के अभी हमें यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसे इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देख माही ने तुरंत उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, दी आप ये सब क्या कह रही हैं? आखिर हुआ क्या है? तभी मिष्टी की आंखों में से आंसू आने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैंने मिस्टर अग्निहोत्री को देखा है। वो यहाँ के पास वाले कैफे में ही आए हुए हैं। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे घर तक न पहुँच जाए और अगर उन्हें प्रिंस के बारे में गलती से भी पता चला तो हम क्या करेंगे? माही मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती हूँ, उससे दूर नहीं रह सकती हूँ मैं। प्लीज़ माही मेरी बात को मानो, हमें अभी के अभी मुंबई चलते हैं। हम कहीं और अपने प्रिंस का इलाज करवा लेंगे। मैं अपनी पूरी कमाई अपने बेटे के पीछे लगा दूंगी। लेकिन प्लीज़ माही मैं यहाँ नहीं रह सकती अब, और क्योंकि मैं नहीं चाहती मिस्टर अग्निहोत्री उसे देखें। तभी माही ने गुस्से के साथ कहा, ओह तो अब मुझे ये समझ आया, आप उस अतुल की बात कर रही हो, उसकी वजह से आप ऐसे रिएक्ट कर रही हो। आपको ऐसा इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है दी, आपको सिर्फ और सिर्फ शांत रहने की ज़रूरत है। आपको इतना ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप बिल्कुल भी ये भूल रही हैं कि वो उसका बेटा है, मगर आप उसके बेटे को उससे नहीं छुपा सकती। आप कब तक प्रिंस को अतुल के वजूद से छुपा कर रखेंगे? और तो और आपको पता है कि इस वक्त प्रिंस को अतुल की ही ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त प्रिंस को अतुल ही बचा सकता है और कोई भी नहीं बचा सकता। ये सारी बातें सुनकर मिष्टी ने फिर से डरते हुए कहा, लेकिन अगर उसने प्रिंस को मुझसे दूर कर दिया तब मैं क्या करूँगी? मैं कैसे जीऊँगी अपने प्रिंस के बिना? तभी माही ने कहा, हमने कहा था ना कि हम कोर्ट जाएंगे दी। आप ऐसे कैसे डर सकती हैं? आप ऐसे कैसे प्रिंस को वो हमसे छीन लेगा? आपने पूरे 9 महीने प्रिंस को अपने पेट में रखा है और अपने मुसीबत में रहकर उसे पैदा किया है। तो भले ही अतुल उसका बाप है, लेकिन आप भी उसकी माँ हो। जितना उसका हक अपने बेटे पर है, उतना ही आपका भी प्रिंस पर हक है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनकर मिष्टी अब कुछ शांत होती है और फिर लेकिन कहीं ना कहीं उसे अभी भी डर महसूस हो रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर रूही का नाम देखकर मिष्टी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बेचारी रूही मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने भी उसे बताया नहीं कि मैं वहाँ से चली आई हूँ। मैं उसे कॉल पर ही बता देती हूँ कि मैं उससे बाद में ही मिलूंगी। ये सुनकर माही ने अपना सिर हिला दिया। तभी फिर मिष्टी ने कॉल को रिसीव किया और वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ अतुल कुछ ही घंटे में कैफे से बाहर की तरफ निकल रहा था कि तभी कोई सामने से उसके गुजरते हुए बोला, मिष्टी यार मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, कहाँ पर हो तुम? और अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं तुम्हारा ऐसे टाइम वेस्ट ना करती और साथ ही साथ मैं अपना भी टाइम ना वेस्ट करती। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ मिष्टी। उस एक शब्द को सुनकर अतुल के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और वो सामने से जाती हुई उस लड़की को घूरने लगा जो अभी अभी मिष्टी का नाम ले रही थी। इधर रूही वहां से सीधा अपने फ़ोन पर बात करते हुए बाहर की तरफ निकल गई। रूही को नहीं पता था कि अतुल अग्निहोत्री उसे देख रहा है। तभी अतुल ने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसका मतलब मैं सही सोच रहा था,
तुम यहाँ पर आ चुकी हो। मैंने सही सोच लिया था तुम्हारे लिए। तुम इस वक्त मुझसे छुपने की कोशिश कर रही थी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो वहाँ से सीधा बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वो कार से वहाँ से निकला और फिर थोड़ी देर बाद अपने घर के अंदर की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुँचा, दूसरे ही पल सामिया उसके पैरों से लिपट गई। सामिया प्यार से बोली, डैडी डैडी, वेलकम होम। अतुल अपनी जगह रुक गया और वो नीचे देखने लगा। सामिया का छोटा सा चेहरा जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और मासूम था, वो टुकुर टुकुर अतुल को देख रही थी। उसके चेहरे को देखने लगा और फिर दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सामिया? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए ना। तुम्हें इस वक्त सो जाना चाहिए था ना। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ जाकर। सामिया अतुल को देख ही रही थी। अतुल की डांट सुनकर उसके चेहरे की सारी स्माइल गायब हो गई थी और वो रोनी जैसा शकल बनाकर खड़ी उसे देख रही थी और वो तुरंत घबराते हुए बोली, डैडी, मगर मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी ना। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, पर आपने तो मुझे डांट दिया ना। इसी के साथ वो रोने लगती है। तभी अतुल ने नीचे बैठते हुए उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, आई एम सॉरी बेटा। मुझे पता है कि मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मगर आप इतनी रात को क्यों जाग रही हो? आपको भी तो सो जाना चाहिए। कल आपको स्कूल जाना है। आपके चाचू कहाँ पर हैं? तभी पीछे से आवाज़ आई, भाई, आप किसी और का गुस्सा अपनी बेटी पर कैसे निकाल सकते हैं? आप कैसे अपनी बेटी को इतना ज़्यादा डांट सकते हैं? वो कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं मानता हूँ कि उसका चेहरा उससे मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस पर इस तरह से गुस्सा करेंगे। अतुल गुस्से से मलंग की तरफ देखते हुए बोला, तुमने अभी तक इसे सुलाया क्यों नहीं? ये अभी तक जाग क्यों रही है? इसमें गलती तुम्हारी है, हमारी नहीं है। इसके जवाब में मलंग ने गुस्से से बोला। अतुल की तरफ देखते हुए वो बढ़ा और उसने सामिया को उठाते हुए कहा, मुझसे ज़्यादा आपकी बेटी है ये, और ये आपका इंतज़ार कर रही थी, पर आपको तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है। आप तो उसे ऐसे बात करते हैं जैसे ये आपकी बेटी ही नहीं है, और अब मैं इसे आपके पास भी नहीं आने दूंगा। ये कहकर उसने सामिया को अपनी गोद में ले लिया और उसके आंसुओं को साफ करते हुए वह सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। और वहीं अतुल ये सारी चीज़ें देखकर एक सेकंड के लिए हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, पर मैं क्या करूं? मैं मजबूर हो जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा अतीत बार बार मुझे परेशान करे। मैं खुद से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूं और इसीलिए मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ, जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ, मुझे उसकी याद आती है। मुझे याद आता है कि किस तरह उसने मुझे धोखा दिया था, किस तरह से उसने तुम्हें धोखा दिया है, किस तरह उसने तुम्हें किसी कूड़े की तरह फेंक कर मुझे छोड़कर चली गई थी। और तुम्हें भी वो छोड़कर चली गई थी क्योंकि तुम मेरी बेटी थी। उसे तो तुम पर भी इतना भी तरस नहीं आया कि तुम एक नन्ही सी जान थी, तुम्हारे पास उसका होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, मगर उसने बिना किसी परवाह के तुम्हें और मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे नफ़रत है तुम्हारी माँ से और उस नफ़रत को मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। ये कहते कहते अतुल गुस्से के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ इस वक्त मलंग उसके सर पर हाथ फेर रहा था, लेकिन सामिया सुबह सुबह कर रोई जा रही थी। वो इतना रो रही थी कि उसकी आंखें तक लाल हो गई थी। तभी सामिया ने रोते हुए कहा, चाचू, डैडी मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते रहते हैं? मैं तो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर डैडी तो हमेशा मुझे डांट देते हैं। क्या मैं डैडी की बेटी नहीं हूँ? क्या वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं कर सकते? चाचू, मैं एक बैड गर्ल हूँ, पर मैं तो हमेशा डैडी की सारी बातें मानती हूँ। वो जो जो मुझसे करने के लिए कहते हैं मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। और तो और मैं स्टडी भी बहुत अच्छे से करती हूँ और हमेशा क्लास में फुल मार्क्स भी लेकर आती हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल भी हूँ चाचू। लेकिन फिर भी डैडी हमेशा मुझे डांटने लगते हैं, वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं। ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। मलंग उसे अपनी गोद में बिठाते हुए उसे समझाते हुए बोला, सामिया, पहले तो तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। तुम्हें इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि आपके डैडी इस वक्त काम के प्रेशर में है और इस वजह से ही उन्होंने आप पर थोड़ा सा गुस्सा कर दिया है, वरना तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके चाचू से भी ज़्यादा। लेकिन आप अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आपको आपके डैडी के पास नहीं जाने दूंगा। आज से आप सिर्फ और सिर्फ चाचू के पास ही रहोगी
और मैं जो जो आपसे कहूँगा करने के लिए आप वो सब करना, ओके। ये सुनते ही सामिया तुरंत मलंग के सीने से लिपटते हुए बोली, ओके चाचू, आप बहुत ही अच्छे हैं, चाचू इज़ द बेस्ट। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें मानूंगी और आपके पास ही रहूंगी। मैं डैडी से अब कोई भी बात नहीं करूंगी। इसके जवाब में मलंग ने बस उसके सिर को सहलाकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस जो काफ़ी ज़्यादा गहरे थे। तभी फिर सामिया के दिमाग में अचानक से कुछ आया और वो मलंग से थोड़ा सा दूर होते हुए बोली, चाचू चाचू, कल आप मुझे मॉल लेकर चलेंगे ना? वहाँ मुझे बहुत सारी बेबी डॉल्स लेना है। मेरी सारी डॉल्स सारी खराब हो चुकी हैं और पुरानी भी हो चुकी हैं। ये सुनकर मलंग ने कहा, लेकिन बेटा अभी कल ही तो मैंने आपके लिए बहुत सारी डॉल्स का स्टॉक लेकर आया था ना, क्या आपने इतनी जल्दी उस सारी की सारी डॉल्स खेल लिया है? सामिया ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ इसीलिए तो मुझे दूसरी डॉल चाहिए। प्लीज चाचू मुझे कल मॉल लेकर चलो ना। ये सुनकर मलंग ने थोड़ा सा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा और फिर कहा, टाइम निकाल कर मैं आपको बताऊंगा। ये सुनकर सामिया ने थोड़ा सा चिढ़ कर कहा, गुस्से के साथ, आप भी डैडी की तरह ही हो। डैडी भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं और वो ना ही मुझे टाइम देते हैं, और आप भी बिल्कुल डैडी की तरह ही हो, आप भी मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। मैं आपसे भी अब बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये सुनकर वो बेड पर मुंह फुला कर लेट गई। तभी ये देखकर मलंग ने कुछ अपने दिमाग में सोच कर कहा, ऑल राइट, मैं कल आपको मॉल लेकर चलूँगा। ओके, आपको जितनी भी शॉपिंग करनी है आप कर सकती हैं। ये सुनकर सामिया की आंखों में चमक आ गई और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। वो तुरंत ही एक्साइटमेंट के साथ उठी और बोली, थैंक यू सो मच चाचू, आप बहुत ही अच्छे हैं, चाचू इज़ द बेस्ट। ये कहकर उसने मलंग के गाल पर एक प्यारी सी किस कर लिया और अपनी आंखें जल्दी से उसने बंद कर लिया। मलंग उसे कुछ सेकंडों तक ऐसे ही देखता रहा। उसकी खूबसूरती और मासूम चेहरा उसके चेहरे से साफ झलक रहा था और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके बालकनी की तरफ बढ़ गया और एक कॉल डायल किया। तभी उधर से आवाज़ आई तो मलंग ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या उस पर तुमने नज़र रखी है? कहाँ है वो? और इस वक्त इसके जवाब में उधर से किसी ने कुछ कहा तो मलंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, हर वक्त उस पर नज़र रखो, मुझे उसके पल पल की खबर चाहिए। और हाँ, अगर तुम लोगों ने जरा सी भी कोई गलती करी तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब वो मेरी कैद में वापस आए। बहुत देख लिया उसने दुनिया, मगर अब बस बहुत हो गया, अब उसे मलंग की दुनिया में कैद होना ही होगा। ये कहते हुए मलंग किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। अगली सुबह अपार्टमेंट में माही प्रिंस को रेडी कर कर बाहर लेकर आई, जिसने इस वक्त मिनी पैंट और वाइट और रेड कलर की प्रिंटेड शर्ट पहन रखी थी और माही ने उसके सिर पर एक छोटी सी कैप लगाई थी जिसमें प्रिंस काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था। तभी मिष्टी ने जब उसे देखा तो वो उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, मेरा प्रिंस कितना ज़्यादा प्यारा क्यूट लग रहा है, इसे किसी की नज़र न लगे। ये कहकर वो वहाँ से हटने लगी। तभी ये देखकर प्रिंस का मुंह बन गया। उसने चिढ़कर कहा, मम्मा मैं बिग बॉय हूँ, मुझे ऐसे मत किया करिए आप प्लीज़। ये सुनकर मिष्टी हंसते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि आप बिग बॉय हो चुके हो, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए तो हमेशा मेरे वही प्रिंस रहोगे ना, जिसे मैंने पैदा होने पर पहली बार देखा था, वही छोटे से प्यारे से मासूम से मेरा बेटा। ये सुनकर तो उसने मुंह फुला लिया और फिर माही से कहा, मासी मासी जल्दी से चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। ये सुनकर माही ने अपना सिर हिलाया और मिष्टी ने फिर माही की तरफ देखते हुए कहा, इसका ख्याल रखना, और हाँ मैंने इसका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा दिया है। मिष्टी, संदीप शाम को अस्पताल में ही मौजूद होंगे तो प्रिंस को लेकर तुम चली जाना, ओके। इसके जवाब में मिष्टी की तरफ देखते हुए माही ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया और फिर वो प्रिंस को लेकर सीधा मॉल के लिए निकल गई। इधर दूसरी तरफ मलंग सामिया को लेकर अपनी कार में बैठा। सामिया इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश थी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी।
मलंग के साथ मॉल जाने के लिए सामिया एक्साइटमेंट के साथ बोली। आज सामिया चाचू के साथ शॉपिंग करेगी। सामिया बहुत ही एक्साइटेड है। मलंग उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और उसके चेहरे पर एक किस कर दिया और फिर ड्राइवर ने तुरंत सीधा मॉल के लिए कार निकाल दिया। इधर दूसरी तरफ अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज में इस वक्त सीईओ कैबिन का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म था और अतुल ग्लास विंडो के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा डार्क थे। ऐसा लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तभी पीछे खड़े असिस्टेंट ने थोड़ा डरते हुए कहा, बॉस, हमने अपने आदमियों को बुला लिया है। वो उनके बारे में सारी चीज़ें पता लगा रहे हैं। बहुत ही जल्द उनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अतुल ने थोड़ा सख्त आवाज़ में कहा, असिस्टेंट की तरफ देखते हुए, जल्द से जल्द उसके बारे में मुझे पता चलना चाहिए और अगर तुम सब ने एक दिन भी ज़्यादा लगाया ना तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम सब खुद ही होगे। ये सुनते ही असिस्टेंट का चेहरा पीला पड़ गया और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। इधर मॉल के बाहर मर्सिडीज आकर रुकी जिसमें से मलंग अपनी गोद में सामिया को लेकर बाहर निकला और वो इधर उधर देखने लगा। तभी वो सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। सामिया मॉल के अंदर पहुंचते ही बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, फाइनली मैं आज शॉपिंग करूंगी। ये सुनकर मलंग ने उसे थोड़ा सा घूरते हुए कहा, लेकिन बेटा हमारे पास कम वक्त है तो आपको जितना भी डॉल्स लेना है, आपको कम वक्त में ही जो भी लेना है आप जल्दी से ले लेना। ये सुनकर सामिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपको यही कहना था तो आप यहाँ से चले जाइए। सामिया अकेली शॉपिंग कर लेती है। मलंग उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोलता है कि काफ़ी स्मार्ट हो गई हो बेटा आप ये सुनकर तभी सामिया ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा और प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, हाँ वो तो मैं पहले से ही हूँ। और फिर वो वहाँ से चारों तरफ देखकर घूमने लगी। तभी उसने एक टेडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वो टेडी चाहिए चाचू। तभी मलंग ने उसे अपनी गोद में उठाया और सीधा उस टेडी की तरफ लेकर बढ़ गया। सामिया काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इधर दूसरी तरफ एक टैक्सी बाहर आकर रुकी और उस टैक्सी में माही प्रिंस को लेकर बाहर निकली। प्रिंस ने उस बड़े से मॉल को देखते ही खुश होकर कहा, थैंक यू सो मच मासी, आप बहुत ही अच्छी हो। आप मुझे आज गेम खेलने देंगी ना? ये सुनकर माही ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन बेटा हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था हमें हॉस्पिटल भी जाना है, इसीलिए आपको जल्दी से अपना गेम ख़त्म करना होगा। ओके। ये सुनकर प्रिंस ने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ मौसी बिल्कुल। जिसके बाद माही उसे लेकर मॉल के अंदर की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब वो अंदर मॉल में पहुंची तो ना जाने क्यों उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। उसने अपने आसपास देखते हुए खुद से बोली, मुझे इतना ज़्यादा बेचैनी महसूस क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई तो है जो हम उसे बहुत ही करीब से जानते हैं, कोई तो है जो मुझ पर नज़र रखता है। ये कहते हुए वो आसपास देखने लगी। तभी उसकी नज़र टेडी शॉप पर गई। शॉप की तरफ देखते ही उसका दिल और भी ज़्यादा बेचैन हो गया और भी ज़्यादा उसे घबराहट होने लगी। और फिर तभी प्रिंस ने कहा, मासी मासी चलिए यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, हमें गेमिंग जोन की तरफ चलते हैं, वहाँ जाना चाहिए। तभी उसकी आवाज़ सुनकर माही ने फिर टेडी शॉप की तरफ से अपनी नज़र हटा ली और वो उसे लेकर सीधा गेमिंग जोन की तरफ बढ़ गई। मलंग इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन पे ही था। तभी सामिया मलंग को देखते हुए बोली, चाचू क्या आप मेरे साथ इस टैडी के साथ खेलेंगे? उसकी यह बात सुनकर मलंग को थोड़ा अजीब लगा। फिर मलंग ने टैडी की तरफ घूरते हुए कहा, नहीं मेरे पास इसके साथ खेलने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपके साथ ज़रूर खेल सकता हूँ। ये सुनकर सामिया ने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा, पर ये तो मेरा बेबी है ना, और आपको मेरे बेबी के साथ भी खेलना पड़ेगा अगर आप मेरे साथ खेलेंगे तो। ये सुनकर मलंग ने अपनी भौवें चढ़ाते हुए कहा, ये आपका बेबी कब से बन गया बेटा? सामिया ने प्यार से कहा, बस अभी अभी। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा इसीलिए मैंने इसे अपना बेबी बना लिया। ये कहकर वो उसे लेकर मलंग की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ प्रिंस जो गेमिंग जोन में बैठा गेम खेल रहा था और फिर माही अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी उसने एक नंबर डायल किया। माही के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी थी लेकिन कॉल पिक नहीं हुआ, तो जिसे देखकर माही न समझी में
बोली, कशिश कहाँ बिजी है जो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है? ऐसा भी ये क्या काम कर रही है? वैसे भी आज अपॉइंटमेंट थी प्रिंस के लिए और उसका भी वहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये लड़की तो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है, अब मैं क्या करूँ? ये कहकर माही ने फिर अपने मन में कहा कि फिर से कशिश के पास कॉल डायल करती हूँ। उसने फिर से कॉल डायल किया पर इस बार भी कशिश ने कॉल पिक नहीं किया। इधर दूसरी तरफ एक फार्म हाउस के अंदर इस वक्त कशिश की आवाज़ गूंज रही थी और उसका फ़ोन बार बार रिंग किए जा रहा था। कशिश लगातार अपने आप को टेबल की तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन आयांश जबरदस्ती उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके साथ जबरदस्ती प्यार कर रहा था, जिससे कशिश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन तभी कशिश ने एक गहरी सांस लेकर गुस्से के साथ अयांश को देखते हुए कहा, बस करो अयांश, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर नहीं करने दे सकती। ये कहकर उसने गहरी सांस लिया और उसने अयांश को खुद से दूर धक्का दिया और अयांश ने उसे गुस्से के साथ घूरते हुए बोला, कल तुम मुझे सारी रात छोड़कर चली गई थी, कल तुम मुझसे सारी रात दूर थी और अब तुम सुबह सुबह मुझे ऐसे खुद से दूर कर रही हो। तुमने खुद कहा था ना कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी, इसीलिए मुझे खुद के करीब आने दो। ये कहकर वो फिर से आगे बढ़ा और कशिश के होंठों पर किस करने लगा। ये देखकर कशिश ने फिर से चिढ़ते हुए कहा, अयांश, अयांश बस करो, मेरे क्लाइंट का कॉल आ रहा है, तुम क्यों बात को नहीं समझ रहे हो? मुझे वहाँ जाना होगा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तभी अयांश ने थोड़ा गुस्से के साथ उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझनी है, पर हाँ, मुझे इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। ये कहकर वो वापस से उसे किस करने लगा, लेकिन तभी फिर से उसका फ़ोन रिंग हुआ। अब कशिश से ये सब कुछ सहन नहीं हुआ था। उसने ज़ोर से अयांश को खुद से धक्का दिया और फिर जल्दी से उसने टेबल से अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन पर माही का नाम शो कर रहा था, जिसे देखकर थोड़ा थोड़ा कशिश को डर लगने लगा। तभी माही का कॉल आते देख कशिश ने तुरंत ही कहा, प्लीज़ अयांश, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे क्लाइंट का कॉल आ रहा है, इसीलिए अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये कहकर उसने तुरंत ही माही के कॉल को पिक किया और गहरी सांस लेकर बोली, मैम, मैं बस अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, आप तब तक सीधा हॉस्पिटल चलिए। ओके। इधर से माही की परेशानी भरी आवाज़ आई, तुम ठीक तो हो ना कशिश? तुम्हें मैं कितनी बार कॉल लगा चुकी हूँ मगर तुमने मेरा कोई भी कॉल नहीं उठाया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तुमने अभी तक मेरा कॉल पिक नहीं किया था। इसके जवाब में अभी उधर से माही को कोई भी आवाज़ आती, लेकिन उससे पहले ही उसे कशिश के कराहने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनते ही अचानक से माही का चेहरा लाल हो गया और वो कुछ सोचते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलती है। उसने तुरंत कशिश से कहा, शायद तुम बिज़ी हो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय करो। इतना कहकर उसने जल्दबाजी के साथ फ़ोन काट दिया और इधर कशिश जो गुस्से के साथ अयांश के चेहरे को अपनी गर्दन से दूर कर रही थी, जो इस वक्त उसे बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से कशिश कराह रही थी। अयांश जबरदस्ती उसके साथ प्यार कर रहा था। जब वो माही से कॉल पर बात कर रही थी तभी वो कराह रही थी। वो तुरंत गुस्से के साथ बोली, अयांश, आज तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा है अपने क्लाइंट के सामने। अब मेरी क्लाइंट क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? उसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद इस वक्त कुछ ऐसा वैसा कर रही हूँ। तभी अयांश ने थोड़ा तिरछी नज़र के साथ स्माइल करते हुए कहा, तो ये तो सच है ना, तुम इस वक्त मेरे साथ यही सब कुछ तो कर रही हो ना, तो तुम्हें इस वक्त घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो फिर से उसके करीब आया तो वहीं कशिश अब गुस्से के साथ बोली, अयांश, अब अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना तो तुम दोबारा से मुझे कह नहीं सकते हो, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगी, समझे? ये सुनते ही अयांश के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो थोड़ा गुस्से के साथ उसे घूरने लगा और कुछ बोलता उससे पहले ही कशिश तुरंत उठकर सीधा वॉशरूम में चली गई। तभी अयांश उसकी नज़र कशिश के फ़ोन पर गई, जहां अभी अभी माही का नाम शो कर रहा था। माही के नाम को देखकर अचानक से अयांश के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, माही ठाकुर, ये नाम मुझे फिर से हिट कर रहा है, कहीं ये नाम, ये कहते कहते वो रुक गया। इधर दूसरी तरफ मॉल में इस वक्त सामिया कैफ़े में बैठी हुई वो बर्गर खा रही थी और
कुछ सोच रही थी, लेकिन वो इस वक्त अकेले ही बैठी हुई थी और आसपास देख रही थी। तभी उसने मुंह फुलाकर कहा, चाचू कहाँ चले गए? वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा था कि वो थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, पर वो अभी तक नहीं आए। अब मैं क्या करूं? तभी असिस्टेंट ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए बेबी, मैं आपके साथ हूँ। जब तक आपके चाचू नहीं आते तब तक मैं आपको कंपनी दूंगा। ये सुनकर सामिया उसे घूरने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपने चेयर से उठते हुए बोली, मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। तभी सामिया ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए उसे देखकर कहा, मैं गर्ल हूँ और आप जेंट्स हो। जेंट्स लेडीज़ में नहीं जाते हैं, क्या आपको इतना भी नहीं पता है? इसीलिए मैं अकेली जाऊंगी। ये सुनकर असिस्टेंट बिल्कुल ही स्पीचलेस हो गया और उसे समझ ही नहीं आया कि वो इतनी छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो किस तरह से रिएक्ट करे, और वो चुपचाप खामोशी के साथ उसे देखता रहा। इधर दूसरी तरफ माही इस वक्त वॉशरूम में थी। वे अपने हाथों को वॉश बेसिन में वॉश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ समझ आया और वो थोड़ा सा घबराते हुए उसने तुरंत पीछे की तरफ देखने लगी। लेकिन उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया, पर उस वक्त उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि शायद उसके करीब कोई है। वो तुरंत घबराते हुए बोली, ये एहसास तो मुझे तभी होता है जब वो मेरे पास होता है, मेरे आसपास होता है। क्या इसका मतलब वो आसपास ही है? ये कहते हुए वे तुरंत घबरा कर वॉशरूम से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी अचानक से वॉशरूम की लाइट बंद हो गई। ये देखकर अब माही के चेहरे पर पसीने आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जान रही है कि उसके आसपास कौन ऐसा कर रहा है। उसने कहा, हाँ मुझे समझ आ गया है। ऐसा मेरे साथ तभी होता है जब वो मेरे आसपास होता है। इसका मतलब वो आ चुका है, वो मेरे आसपास ही है। नहीं, मुझे उसका सामना नहीं करना है। मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। ये कहकर वो जैसे ही वहाँ से जाने को हुई, वैसे ही वॉशरूम का गेट अचानक से बंद हो गया और इस वक्त उसके कान में एक गहरी आवाज़ आई, मुझसे बचकर कहाँ भागोगी, और अब फाइनली तुम मेरे सामने आ गई हो हार्ट। उस आवाज़ को सुनते ही माही के पैरों तले जमीन खिसक गई। माही डर के मारे कांपने लगी। उसके हाथ पैर थर 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 कांपने लगे और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा के इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी। तभी उसका सामना मलंग से होता है। अब होगा असली खेल। अब मलंग और माही दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। माही ने मलंग को देख लिया है, वहीं मलंग ने भी माही को देख लिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब इस कहानी का यह अध्याय हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में क्या होने वाला है तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट